हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो जैसे कि आजकल आपने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुना होगा कि भाई काफी ज्यादा ये न्यूज में आ रहा है और इसका जिक्र भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो डिबेट्स में काफी ज्यादा ये टॉपिक आ रहा है। तो आखिरकार है क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन, इस सब के बारे में हम जानेंगे और इसको फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह क्या है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैनल है ये है लीगल, बेसिकली ये जो चैनल है ये लीगल नॉलेज के रिगार्ड में है, जिसके अंदर हमने एक सीरीज भी शुरू करी है क्लैट एलसेट एलेट को लेकर, जिसमें हम इनमें आने वाले लीगल करंट अफेयर के टॉपिक और जो लीगल जो आपका एग्जाम लॉ एंड ट्रस्ट का है उसके अंदर जो लीगल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी लीगल रीजनिंग है, ये सब टॉपिक उन्हीं दो से रिलेटेड होंगे जो भी इस चैनल के ऊपर आएंगे। आपके क्लैट में जो भी वीडियो हम डालेंगे वो इन दो क्लैट ले लो, आप एल सेट ले लो या फिर एलेट ले लो, इसके अंदर इन दो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से, इधर उधर की बात ज्यादा ना करके। तो ये लीगल करंट अफेयर का आज हम टॉपिक ये वाला ले रहे हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज में एकदम से कैसे आया। मैं आपको पहले वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं हमारे वन नेशन वन इलेक्शन पर। देखिए इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर क्या है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी, मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है वो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चाह रही है। जिसके हिसाब से क्या है, जिसके हिसाब से ये है कि जो इलेक्शन होते हैं ना, जो पीएम वाले इलेक्शन होते हैं, पीएम वाले कौन से, लोकसभा के इलेक्शन, और जो सीएम वाले इलेक्शन होते हैं, सीएम वाले कौन से, जो स्टेट के अंदर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन। तो ये जो एक मान लो ये वाले हो गए पीएम वाले इलेक्शन लोकसभा वाले, और ये हो गए सीएम वाले इलेक्शन, या कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इलेक्शन। तो इन दो को एक ही टाइम पे कराने की बात चल रही है कि मतलब अलग अलग टाइम पर ना हो इलेक्शन, क्योंकि आजकल आप सुनते होंगे कि भाई इस साल इस स्टेट का आ गया, अगले फिर 6 महीने बाद उस स्टेट में सीएम के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 6 महीने बाद किसी और स्टेट में हो रहे हैं, और टोटल हमारे 28 स्टेट हैं। तो उनमें और अलग से यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली में जैसे हमारा दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी होता है। तो ऐसे कई यूनियन टेरिटरीज हो गई और बाकी हमारे स्टेट्स हो गए, तो इनमें इलेक्शन होते रहते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं आज यहाँ इलेक्शन चल रहा है, आज कल वहां चल रहा है, फिर उधर होगा, फिर ऐसे होगा। तो इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए ना, और भी बाकी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इन सब चीजों को देखते हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भैया एक ही बार इलेक्शन होए और उसमें ही उसी टाइम में आपका सीएम वाला भी इलेक्शन हो जाए और आपका पीएम वाला भी। पीएम वाला इलेक्शन कौन सा, लोकसभा वाला, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ऐसे ही जो आपका है लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, वो सीएम के लिए इलेक्शन होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को कहते हैं, ठीक है। और आपकी जो हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। तो इसके अंदर यह है कि भाई गवर्नमेंट चाह रही है कि एक टाइम पे इलेक्शन हो जाए, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इसमें एक चीज का खास ध्यान रखना, जो लोकल इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन कौन से, लोकल इलेक्शन आपके जो पंचायत वगैरह के होते हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हो, एक जो इलेक्शन है ना ये सिर्फ दो ही इलेक्शन से रिलेटेड है, पीएम और सीएम वाले, ऐसे आप याद रखना। जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और जो ये आपका लोकसभा के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ यही दो इलेक्शन की बात चल रही है। बाकी लोकल इलेक्शन वगैरह वो इसके अंदर नहीं आएंगे, पंचायत वगैरह के वो सारे इलेक्शन जब कराए उससे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। ये आपको समझ आ गया। अब एक बार पढ़ लेते हैं जो लैंग्वेजेस की। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया एम्स टू फॉर लोक सभा द लोअर हाउस, ये मैंने आपको बताया दिया, एंड ऑल स्टेट असेंबलीज। द आइडिया is to hold these election simultaneously either on a single day or within a specified time frame। एक चीज और, अब ये जो
इलेक्शन कराने की बात हो रही है ना, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो इलेक्शन, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ले आई ये पूरा लो कि भाई सेम डे सेम इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया इंडिया में, वो उस पर लॉ भी बन गया, एप्लीकेबल हो गया। अब मान लीजिए अब इलेक्शन है, तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सेम डे इलेक्शन हो सकता है कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बना दे कि भाई विद इन अ वीक सारे इलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आज ही एक सेम डे में ही सारे इलेक्शन हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो भाई इस चीज को ध्यान में लेकर चलना। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है कि भाई जैसे आज है इलेक्शन पीएम का, तो हो सकता है कल किसी और स्टेट का हो जाए, हो सकता है परसों किसी और स्टेट का यानी कि इसका मतलब है या तो सिंगल डे में हो सकता है या फिर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में करा दिया जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अभी एकदम से न्यूज में कैसे आ गया? अब ये एकदम से न्यूज में ऐसे आया कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर के यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, ये 1 सितंबर को आते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं ये, जिसके अंदर ये बताते हैं कि कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि भाई जो एग्जामिन करेगी पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन के, उसको जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा वन नेशन वन इलेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को देखेगी। इसके लिए हमें कमेटी बनाने जा रहे हैं, उन्होंने ये बताया। ठीक है, कि भाई इंडिया में हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, या अगर होंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब इस बात तो उन्होंने ये डिक्लेयर करी तो इसको ज़्यादा जो अपोजिशन था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अब भी वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो इन चीज़ों को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो कमेटी बनाई ना, इसका काम मैंने बता दिया। ये पॉसिबिलिटी देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को कि भाई इंडिया में कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे लागू होगा। अब इसके अंदर जो कमेटी के अंदर कौन कौन है, देखिए सबसे पहले जो कमेटी का हेड होगा वो होंगे हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी। तो जो रामनाथ कोविंद जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये इनके द्वारा कमेटी हेड करी जाएगी, क्योंकि ये हेड है कमेटी के। ठीक है, वो इसके अंदर यही देखेंगे कि भाई पॉसिबिलिटी है क्या इलेक्शन चलाए जा सकते हैं, नहीं चलाए जा सकते वो। ठीक है, अब ये जो फिर इन्होंने 1 सितंबर को आके ये वाली बात कही। ठीक है, अब 2 सितंबर को कमेटी बना दी गई, जिस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, इस कमेटी में आपके 8 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 8 मेंबर होंगे इसकी कमेटी के अंदर। अब वो कौन कौन होंगे मेंबर, देखिए इसके अंदर जाहिर सी बात है भाई सिर्फ ये पता है क्या है, इसके अंदर एक चीज मान के चलो, गवर्नमेंट सिर्फ अकेले ही ये डिसाइड नहीं कर सकती कि भैया एक वन नेशन एक नेशन एक इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लाके एप्लीकेबल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को अपोजिशन से भी इस बारे में बात करनी पड़ेगी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज से भी इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सीधा जाके ये लॉ बना देना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपोज करेगी, फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा इसको लेकर क्रिएट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट इस प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लीडर्स को भी इस कमेटी के अंदर रखा है। अब वो कौन कौन है आगे हम देखेंगे। ठीक है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कमेटी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह भी रहेंगे इस कमेटी में। कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी जी ये भी रहेंगे, अमित शाह जी भी रहेंगे, अधीर रंजन चौधरी जी भी रहेंगे। और इसके बाद फॉर्मर जो राज्यसभा के मेंबर थे गुलाम नबी आज़ाद जी वो भी रहेंगे। ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह, फॉर्मर सेक्रेटरी लोकसभा। तो ये सारे नाम है, इनमें एक का नाम और याद रखना, क्योंकि आप लीगल एग्जाम की वो कर रहे हो, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है आ जाए कि भाई किस एडवोकेट के लिए कमेटी में रखा गया। तो जो हमारे सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे जी, उनको इसके कमेटी के अंदर रखा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनी है उसके अंदर किस लॉयर को रखा हुआ है या किस एडवोकेट को रखा हुआ है, तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे।
तो आपको ध्यान में रखना हरीश साल्वे जी को रखा हुआ है। फिर सीवीसी के संजय कोठारी जी, इन सबको इस कमेटी के अंदर रखा गया। टोटल कितने मेंबर हैं, कितने पढ़े थे हमने यहाँ पे, टोटल पढ़े थे हमने यहाँ पे 8 मेंबर। ठीक है, ये रहा 8 कमेटी मेंबर, इन चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और याद रखना, जो लॉ मिनिस्टर है अभी हमारे प्रेजेंट के, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, ये जो हमारे अभी के लॉ मिनिस्टर हैं, इनको स्पेशल इनवाइटी रखा गया है इसके अंदर, मीटिंग के अंदर। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, वैसे इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो होपफुली आपको समझ आ गई बात है। अब आ जाइए भाई, इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो क्या क्या है, क्या क्या रियल प्रॉब्लम है, क्या क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, या क्या, या फिर मिनिस्टर्स द्वारा क्या क्या ऐसी बातें कही गई, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इनके ऊपर चैलेंजेस क्या है। सबसे पहली जो चीज इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस चीज को एप्लीकेबल करवाना, इसके ऊपर लॉ बनना। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को इंडिया पे एप्लीकेबल करना, पास कराना लोकसभा राज्य। और एक चीज का और ध्यान इसमें दिया जाएगा कि ये सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी स्टेट असेंबलीज है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो आपका विधान परिषद हो या विधानसभा हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर ये भी हैं तो इनकी भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है, इनकी भी परमिशन गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा राज्यसभा की, तो इनको ये जो अगर बिल जो भी ये लेकर आएंगे बिल, इनको 2/3 मेजोरिटी से भैया हर हाल में पास कराना पड़ेगा इसको, पहली चीज है। ठीक है, हमारे टोटल कितने स्टेट हैं, टोटल है 28 स्टेट। तो 28 स्टेट में से हार्डली इनको 14 यानी कि 50% मेजोरिटी इनको चाहिए, जो यानी कि 14 स्टेट्स ऐसे होने चाहिए जो बोले हाँ भाई हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए एग्री है। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए ये चीज, इसलिए मैं बार बार कॉन्सेप्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, वरना मैं भी बिल 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 वर्ड यूज करता रहूंगा। लेकिन अभी इसको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलो ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन फेस ना हो। तो इसमें जो 14 स्टेट्स एग्री होने चाहिए, यानी कि 28 से 28 का हाफ अगर देखेंगे तो 50% की मेजोरिटी भैया होनी चाहिए। ये चीज समझ आ गई। तो ये चैलेंजेस हैं अभी बीजेपी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, उनके लिए। ठीक है, और एक जो चैलेंज मेरे को भी लगा कि यार ये कैसे टैकल होगी ये वाली प्रॉब्लम, हालांकि अभी इसका आंसर आया नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी जो कमेटी है वो रिव्यू कर रही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है, जो सुनने में आ रहा है, जैसे बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी चाह रही है जो 2024 के इलेक्शन है पीएम मोदी वाले, यानी कि पीएम के लिए जो 2024 के इलेक्शन है ना, तो उसके अंदर ही वो चाह रहे हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल हो जाए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला 2024 पे ही हो जाए एप्लीकेबल। लेकिन इसके अंदर पता है एक मेन दिक्कत क्या है, एक मेन दिक्कत यह है, मान लीजिए अब इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के, कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट के हो रहा है, कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट के हो रहा है, तो टाइम टू टाइम होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर किसी स्टेट ने 2021 या 22 में गवर्नमेंट बनाई है, अब अगर 21 से भी उसका 5 साल का टेन्योर अगर आप देखेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो उसका टेन्योर खत्म होता है 2026 में। ठीक है, 2026 में टेन्योर, यहाँ पे उसका अगर 22 में उनने इलेक्शन लड़के जीता है, सीएम बना है, तो ये हो गया 27। तो जब 2026 और 27 में वो बना, मतलब उसकी गवर्नमेंट इतने तक चलेगी, तो वो 24 में इलेक्शन क्यों करवाएगा? एक कॉमन सी बात है, वो क्यों करवा देगा? मान लो कोई बेचारा 22 में ही बना हो सीएम, तो जब वो 22 में सीएम बना है तो वो 24 में कैसे एग्री हो जाएगा कि भाई ठीक है इलेक्शन करा दो? जाहिर सी बात है वो तो बंदा अपोज करेगा, उसको दिक्कत होगी। तो ये सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के अभी अगेंस्ट में है, मतलब गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंजेस हैं
कि गवर्नमेंट को इसको कैसे टैकल करती है या क्या इसमें नई चीजें एप्लीकेबल करती है। कुछ ना कुछ तो खैर गवर्नमेंट सोचेगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई सीधा वो, क्योंकि एक तरह से जस्टिफाई भी नहीं लगता। बाकी देखो भाई, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो देखो कितना एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, वो तो टाइम पे आके ही पता लगेगा। अब आ जाइए इसके बाद, ये तो हो गए चैलेंजेस वगैरह जो मेरे को लगे मेन मेन यार ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब आ जाइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि प्रोस और कॉन्स क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये सही बात है, अगर मान लीजिए एक ही टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे तो जो कॉस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी सेफ होगी। जो इलेक्शन में कॉस्ट लगती है, प्रचार में कॉस्ट गवर्नमेंट की लगती है, क्योंकि आप चुनाव प्रचार देखते हैं भाई, जगह जगह पैम्पलेट बांटी जाती है, रैलियाँ वगैरह होती है, तो कितना ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ता है। मान लीजिए आपका इलेक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए। अब पता लगा इलेक्शन है जी कर्नाटका में, फिर पता लगा जी इलेक्शन है यूपी में, तो वहां पे भी तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा ना, जगह जगह जाके रैलियां करनी पड़ेगी। बार बार आप देखते रहते हैं रैलियों में कोई ना कोई जाता रहता, बड़ा मिनिस्टर रैलीज वगैरह करने वो जाते रहते हैं। तो इसमें आने जाने में खर्चा लगना, फिर पूरा सेटअप बिठाना, तो कितना पैसा हमारा इंडिया का इस चीजों में लगता है, कितना पैसा हमारा इसमें वेस्ट होता है। तो इसमें और ऊपर से फिर जो हमारे इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन कराने में अच्छा खासा खर्चा आता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूँ, इंडिया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया एक, हालांकि डाटा तो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा है जो इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। इंडिया के अंदर, इंडिया में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इलेक्शन में, अगर पूरे वर्ल्ड के इलेक्शन के खर्चों का कंपैरिजन आप करके देखोगे तो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि भैया कॉस्ट वगैरह जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और सिक्योरिटी फोर्सेज है, जैसे जाहिर सी बात है कहीं इलेक्शन होता है तो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर लगानी पड़ जाती है, सबकी ड्यूटी लगती है, सारी फोर्सेस वगैरह जो जो मेन मेन की नीड जो हमें होती है वो सारी फोर्सेस वगैरह वहाँ पे हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब एक बार ही टाइम पे इलेक्शन होगा तो फिर ये बढ़िया रहेगा कि भाई फोर्सेस वगैरह आएंगी, अपना सीधा काम करके एक बार में अपना चली जाएंगी, फिर जो भी उनकी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और इससे फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी भाई बार बार बर्डन बढ़ता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बारी में अगर कोई आप एक काम करके छोड़ दोगे तो आपके लिए सही रहेगा, लेकिन आप उस काम को कभी इस स्टेट का कर रहे हो, कभी उस स्टेट का, कभी ये कर रहे हो, कभी वो, तो काफ़ी ज़्यादा वो बर्डन आप फेस करने को आपको मिलेगा। तो एक तरह से है कि बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, एक ये पॉइंट ये काफी अच्छा है, गवर्नमेंट कैन फोकस मोर ऑन गवर्नेंस। अब क्या देखिए, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ये सब चीजें होती या नहीं होती वो एक अलग डिबेट का पार्ट है, उसमें आप ना जाइएगा, लेकिन एक चीज सोचिए, मान लीजिए आप गवर्नमेंट चला रहे हैं सेंट्रल में। अब आप तो सेंट्रल में बैठे हैं, लेकिन 28 स्टेट, यूनियन टेरेटरी छोड़ दीजिए, अभी सोचे 28 स्टेट में इलेक्शन आपको कराना है। अब इन 28 स्टेटों में जब इलेक्शन होंगे तो जहां भी कोई भी स्टेट में अगर इलेक्शन होगा और उस स्टेट में आपकी पार्टी है तो आपका सारा ध्यान वहां चला जाएगा। आज यूपी है, कल कर्नाटका हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, तो ऐसे ही जहां जहां इलेक्शन होगा वहां वहां आपका ध्यान जाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना जो काम है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स बनानी है या काम करना है, उस पर गवर्नमेंट का फोकस फिर ज्यादा नहीं जा पाता। तो जाहिर सी बात है जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो गवर्नमेंट का एक बार इलेक्शन हुए, हो गए, गवर्नमेंट अपने काम पर फिर फोकस करने लग जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग से फिर 5 साल के लिए निकल जाएगा कि आपको इलेक्शन होना है। ये आगे समझ, पहली चीज ये आगे समझ, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है मोर वोट कास्टिंग। अब देखिए क्या होता है भाई, अब स्टेट के इलेक्शन में जाके वोट दो,
फिर जाओ पीएम के इलेक्शन में जाके वोट दो। तो इसमें क्या होता है, जो वोट देने वाला बंदा है उसको फिर कई बार ये लगता है कि यार अरे क्या वोट देनी, हटाओ, क्या फायदा वोट वगैरह देने से। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि भाई उसको पता है मेरे को एक बार जाना है या जल्दी जल्दी में जाना है, मेरे को वोट दे के आ जाना है। और कई बार ये भी होता है कि भैया आपकी जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपकी यूपी की, बिहार की, आप काम कर रहे हो दिल्ली में, तो आपको वोट देना है, तो आप वहाँ वोट जाके दे सकते हैं। तो आप बार बार जाने में तो आप भी कतराओगे, लेकिन अगर आपको पता चले यार एक बार ही जाना है, और एक क्योंकि वन टाइम वन इलेक्शन है, तो एक बार में ही जाके मैं वोट वगैरह दे दूंगा, तो ठीक है, आप फिर उधर जाके आराम से वोट दे के आ जाओगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ने के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, रहेंगे। तो ये तो हो गए भैया आपके सारे एडवांटेजेस। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस में, कौन्स में क्या क्या हैं आपके। देखिए सबसे पहले, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही है कि भाई ये चीजें हो सकती है। देखिए इस पॉइंट के हिसाब से क्या है, इस पॉइंट के हिसाब से क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने इश्यूज पे ध्यान देती है कि भाई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने लिए इलेक्शन जीतना है, तो वो अपनी जो इश्यूज है, अपनी जो स्कीम है, उन पर ध्यान देगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपने सुना भी होगा जब इलेक्शन पास में आते हैं तो गवर्नमेंट थोड़ी दरिया दिली हो जाती है एक तरीके से कि भाई ये काम भी, वो काम भी, ये काम भी, वो काम भी करने को गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। ये स्कीम दे दिया, इतने पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर दिए, इतने वो गवर्नमेंट हो। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहा जा रहा है, जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, कि भाई ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हीं कामों में रह जाएगी, वो स्टेट पर ध्यान नहीं दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में वही इलेक्शन होने हैं, अब गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा कि भी कर्नाटका में ऐसे ऐसे हमें इन्वेस्ट करना है, ये चीज करनी है, तो उस पर गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा। बट अगर एक साथ ही इलेक्शन हो जाएंगे पूरे के पूरे 28 स्टेट के अंदर, और फिर सेंट्रल में पीएम के इलेक्शन के लिए, तो ऐसे में गवर्नमेंट फिर किस स्टेट पर ध्यान देगी, किस पर नहीं होगी। तो जो रिक्वायरमेंट होगी किस स्टेट की, वो ओवर शेडो हो जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि वो गवर्नमेंट का फिर नेशनल इश्यूज पे ही ध्यान रहेगा, स्टेट के इश्यूज पर ध्यान नहीं रहेगा। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पहली चीज है दूसरी पॉइंट भी बहुत अच्छा है इसके अंदर है डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। भाई आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया होगा क्या ये इलेक्शन आगे पीछे वाला ये कैसे इतना पंगा पड़ गया? मतलब यार हमको 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है, फिर हमारे इलेक्शन वगैरह हुए, उस तो इलेक्शन तो सबके एक साथ ही हुए थे, सही बात है, सबके एक साथ हुए, फिर ये स्टेट आगे पीछे कैसे हो गई, ये क्या हो गया? तो इसके अंदर क्या है, देखिए हमारे 1947 में आज़ादी मिल गई, उसके बाद हमारे इलेक्शन वगैरह हुए, सबके एक साथ इलेक्शन हुए, बट आगे जाके दिक्कत क्या हुई कि भाई किसी में इमरजेंसी लगानी पड़ गई, किसी में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है, सरकार गिर गई। तो ऐसे क्या हुआ, कहीं पे फिर दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ गए। तो जहाँ पे जो उनका 5 साल का टेन्योर था वो कंप्लीट वो नहीं कर पाए। अब जब वो 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए, दोबारा से इलेक्शन हुआ। अब जब दोबारा से इलेक्शन होंगे, ठीक है, मान लीजिए 1 से 5 साल तक उसको वहां पर काम करना था, बट तीसरे साल में ही गवर्नमेंट गिर गई। अब गवर्नमेंट गिरी, फिर इलेक्शन मान लीजिए होगा या फिर किसी तरह से इलेक्शन हुए। तो जब इलेक्शन हुए तो जो अगली जो भी सीएम आएगा वो 5 साल के लिए तो रहेगा। अब जब वो 5 साल के लिए रहेगा तो बीच में फिर जो इलेक्शन है, तो साइकिल क्या हो गई, पूरी खराब हो गई, जो एक टाइम टू टाइम चल रही थी। तो सारा कुछ आगे पीछे हो गया, तो इस वजह से ही सब इधर उधर हो गए। तो वो प्रॉब्लम अब भी आ सकती है, जाहिर सी बात आ सकती है। तो इसमें फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे में ये जो है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लाने की कोशिश करेगी, मेरे हिसाब से ये आएगा। इसमें क्या, इसमें देखिए ये है कि मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे आपने सुना होगा अभी अभी पीएम मोदी जी के भी खिलाफ लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर मान लीजिए कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और उसमें सरकार गिर जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये है कि जो एमएलए हैं उनको बोला जाएगा कि भैया अपनी मेजोरिटी करके कोई भी अपना एक सीएम बना दो। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, पास हो गया,
लेकिन वो अभी एकदम से ऐसे पास नहीं होगा। पहले उनको ये बोल दिया जाएगा कि भैया आपसी में एमएलए चुन के, जो भी एमएलए हैं, ठीक है, जिस भी जो भी एमएलए हैं वो सारे एमएलए एक बार आपसी में किसी एक बंदे को सीएम के लिए अगर खड़ा करेंगे तो ठीक है। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर तीसरे साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई ना, तो जो नया सीएम आएगा वो 2 साल तक गवर्नमेंट को रन कर पाएगा। तो फिर जैसी 2 साल का टेन्योर होएगा, तो अगर 3 साल पहले वाले सीएम ने करा, 2 साल दूसरे वाले सीएम ने, तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हो जाएंगे। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक प्रॉब्लम यह है कि भाई अब मान लीजिए पीएम वाले इलेक्शन होंगे और सीएम के लिए फिर 28 स्टेट में। अभी मैं स्टेट का इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे, इसलिए मैं इधर उधर नहीं भाग रहा। कभी आप सोच रहे हो भाई यूनियन टेरिटरी का तो जिक्र ही नहीं छेड़ रहा, उसका नहीं देख रहा, क्योंकि भाई मेरी कोशिश है कि आपको समझ आ जाए, बात आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसमें भाई अब एक बात बताओ, जब एक टाइम पे इतनी जगह पे इलेक्शन होंगे, पहली बार होगा, तो फिर ईवीएम मशीनें वगैरह भी तो चाहिए। अब वो मशीनें फ्री में तो आएगी नहीं, अब उन मशीनों को लाने का भी खर्चा वर्चा है। पहले क्या होता था, भैया पीएम के इलेक्शन हुए, चलो भैया यहाँ यहाँ मशीनें रख दो। पीएम के इलेक्शन हो गए, ठीक है, अब भाई यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, अब भैया पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, अब भैया इसके बाद राजस्थान में होंगे, तो वो मशीनें इधर उधर ईजिली चली जाती थी। तो इतनी रिक्वायरमेंट मशीनों के मतलब ये नहीं पड़ता था कि भैया बहुत सारी मशीनें हमें खरीदने। लेकिन अगर अब ऐसा होगा तो ऐसे में फिर मशीनें खरीदनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन मशीनों की जो लाइफ होती है ना, ईवीएम मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, इनकी जो एज है, इनकी 15 साल की लाइफ होती है, ठीक है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो 3 ही इलेक्शन ये कवर अप कर पाएगी, इससे ज्यादा इलेक्शन कवर अप नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट के लिए ये भी है चैलेंज कि भाई इससे वो कैसे ईवीएम मशीन वाले से कैसे वो करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मशीन आएंगी तो खर्चा तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें थी अभी इसको फर्स्ट नेशन फर्स्ट इलेक्शन को लेकर, वही मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर भाई कोई चीज आपको नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन के जाकर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जो भी आपको दिक्कत हुई, जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह हुई, वो फिर वहां से मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो होपफुली आपको सब कुछ ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए। आपका क्लैट का एग्जाम हो जाएगा क्लियर। अगर 1% नहीं भी होता भाई, कोई भी लो कॉलेज पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बात रही कि मेरी प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी, मेरे को पैकेज अच्छा मिल जाएगा, भाई एक मैं सिंपल बात बता दूं आपको, हो सकता है आपको ऑफेंड लगे, हो सकता है आपको दुखी हो, लेकिन पढ़ो मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1% नहीं आया तो भैया ज्यादा डिप्रेशन में मत चले जाओ। मैं देख रहा हूँ भाई कोटा वाला जो मैटर चल रहा है, सुसाइड वगैरह मत करो भाई। कुछ मैं बता रहा हूँ, अभी कोई चैलेंजेस वगैरह कुछ आए नहीं है लाइफ में, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपका क्लैट का नहीं भी निकला ना, अच्छी रैंक नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी भी कॉलेज में ले लो, पढ़ो। कॉलेज में लेने के बाद लेकिन पढ़ना, और सीरियस से पढ़ना, सीरियस होके। अगर आप पढ़ोगे ना और अच्छे काबिल वकील बनोगे, तो भाई ये प्लेसमेंट वगैरह सब दर ही रह जाएगी, आपको किसी की नीड ही नहीं है। आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करने की कोशिश करेंगी और आपके पैकेज इतने अच्छे चले जाएंगे कि आपको खुद ही एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि यार, क्योंकि कॉलेज आपको कितना बढ़िया भी मिल जाए वो मैटर नहीं करता। मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल गया, आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, बट वहां गए आपको कुछ पता ही नहीं, आप काम ही नहीं कर रहे, तो वो कंपनी ये थोड़ी देखेगी आप कौन से कॉलेज से आए हो ना, आपके जज साहब कोर्ट में बैठ के देखेंगे कि आप किस कॉलेज से आए हो। अच्छा आप इतने मार्क्स लेकर आए हो, अच्छा आप इस महंगे कॉलेज से आए हो। कोर्ट में नहीं चलता, कोर्ट में तो आप आओगे जज साहब के सामने, आपको केस अपना रिप्रेजेंट करना है। उनको कोई मतलब ही नहीं आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो, किस एरिया से आए हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। उन्हें अपना केस देखना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके उसमें आर्ग्यूमेंट में अच्छा हुआ तो आप केस जीत जाओगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं जीतोगे। सिंपल सी बात, इस बात को दिमाग में बिठा लो ना भाई। जज ना कोई डिग्री देखता किसी की, ना किसी के मार्क्स देखता, सिर्फ उसके सामने जो केस है उसको उससे मतलब है। और वही आपकी मेन फाइट होगी मेरे भाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चले जाओ,
जिस भी कोर्ट चले जाओ वो आपकी मेन फाइट है। इसलिए कभी भी दिमाग में मत लगाना कि मेरा क्लैट में अच्छी रैंक नहीं आई, मेरी एलसेट में नहीं आई, मेरे एलिट में नहीं आई, मेरी लाइफ खराब हो गई। ये कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, गया कॉलेज कोई दिक्कत नहीं यार, किसी भी को लो कॉलेज से कर लो पढ़ो, लेकिन उस टाइम भाई पढ़ो, काफी सीरियस होके पढ़ो। रटो मत, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो सोचो कि भाई खुद से ही कि भाई ये क्यों आया, क्या इसकी जरूरत थी, बाद में भी तो हो सकता था या नहीं। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का पढ़ाया, तो भाई इसमें क्या क्या दिक्कत है वो आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, टाइम ज्यादा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए ये वाला सारा लेके आए। तो सेम ऐसे ही लो पढ़नी है आपको, कोई दिक्कत नहीं। और यकीन मानो भाई, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, हो जाएगी ना, तो आपको किसी की नीड ही नहीं है, लोग आपके पीछे आते रहेंगे। जितने भी लॉयर टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो सब ऐसे ही गए हैं, वो सब प्रैक्टिस करके ही गए हैं। चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर है, चाहे वो क्रिमिनल सेक्टर है, या फिर सिविल का कोई भी केसेस वगैरह है, उन सब में। तो ठीक है, इसलिए बस मेरे को ये कहता था कि आप मोटिवेट हो जाओ और ज़्यादा दिमाग में बातें ना करो, अपना सिंपल जाओ एग्जाम दो और खुश रहो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।